हेलो गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है गणेश। आज हम पढ़ेंगे प्रिजम्पशन के बारे में। बीएसए में प्रिजम्पशन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सेम वही बात है, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, तीनों पढ़ेंगे। ठीक है, उससे अलग भी बहुत कुछ है, वो पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो प्रिजम्पशन देखो, यहाँ पे टेबल है, इसमें हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सारे ग्रीन टिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब ब्लू टिक मतलब कि जो येलो टिक है, ये वाले आज कंप्लीट कर लेंगे, फिर ये सारे टेबल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रिजम्पशन बेसिकली होता क्या है। प्रिजम्पशन इज एन इन्फ्रेंस जो ड्रॉ किया जाता है बाय द कोर्ट। ठीक है, फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन फैक्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम अननोन और डिस्प्यूटेड फैक्ट। ठीक है, विदाउट रिक्वायरिंग डायरेक्ट प्रूफ, बिना डायरेक्ट प्रूफ के जरूरत के, ऑफ दैट डिस्प्यूटेड और अननोन फैक्ट। ठीक है, समझ में आया नहीं आया होगा। प्रिजम्पशन बेसिकली कोर्ट एज्यूम करता है कि एक फैक्ट टू बी ट्रू, कि ये फैक्ट ट्रू है। मतलब कि प्रिजम्पशन का मतलब दोबारा बताता हूँ, कोर्ट एज्यूम करता है कि कोई एक फैक्ट है। ठीक है, ये कोई फैक्ट है। ठीक है, तो इसको एज्यूम करता है कि ये ट्रू है जब तक उसका कॉन्ट्रेरी प्रूव ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे रेब्यूटेबल अलाउ होता है। रेब्यूटेबल और इरेब्यूटेबल क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। एग्जाम्पल से पढ़ो। लेटर पोस्ट किया गया, अब यहाँ पे लेटर प्रॉपरली एड्रेस किया गया, प्रॉपरली स्टैंप किया गया, प्रॉपरली पोस्ट किया गया, तो यहाँ पे ये क्या है, नॉन फैक्ट है और ये फैक्ट प्रूव भी हो चुके हैं। दीज फैक्ट्स आर प्रूव्ड। ठीक है, तो इससे कोर्ट मान लेगा कि लेटर डिलीवर हो गया होगा, लेटर डिलीवर या फिर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉन फैक्ट है। अननोन फैक्ट क्या है कि लेटर पहुंचेगा या नहीं। ठीक है, किसी ने डिलीवरी देखी है नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो प्रिजम्पशन कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि लेटर वॉज डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉन फैक्ट है ना, इनसे इन्फ्रेंस ये आ रहा है कि लेटर डिलीवर हो गया होगा। ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, बट फिर भी कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा, लेटर डिलीवर हो गया होगा, लेटर डिलीवर हो चुका है। ठीक है, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। ठीक है, एनालिसिस जैसे कि नॉन फैक्ट यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ प्रॉपर पोस्टिंग, प्रॉपर अच्छी ठीक ठाक तरीके से पोस्ट किया गया है। ठीक है, अननोन फैक्ट डिलीवरी ऑफ लेटर। ठीक है, प्रिजम्पशन क्या हुआ, प्रिजम्पशन बेसिकली डिलीवरी इज प्रिज्यूम। ठीक है, डिलीवरी यहाँ पे प्रिज्यूम की गई। अब रेब्यूटेबल और इरेब्यूटेबल क्या होता है। रेब्यूटेबल का मतलब होता है वो चीज जो एज्यूम की जाए, रेब्यूटेबल का मतलब होता है वो चीज जो एज्यूम की जाए टू बी ट्रू, बट ये डिस्प्रूव की जा सकती है एविडेंस से। ठीक है, उसको बोलते हैं रेब्यूटेबल। जैसे कि लॉ प्रिज्यूम करता है कि कोई पर्सन इनोसेंट है। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा था। लॉ प्रिज्यूम करता है जैसे कोई भी बंदे ने कुछ भी किया, जब ये कोर्ट में आता है तो ये कोर्ट इसको प्रिज्यूम करता है क्या, कि ये बंदा इनोसेंट है जब तक इसका गिल्ट प्रूव ना हो। तो ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये रेब्यूटेबल होता है, बिकॉज जो प्रोसिक्यूशन है ना, वो एविडेंस ला सकता है, उसको गिल्टी प्रूव कर सकता है। ठीक है, रेब्यूटेबल समझ में आया। रेब्यूटेबल का मतलब होता है जो चैलेंज किया जा सके और जिसको डिस्प्रूव किया जा सके। इरेब्यूटेबल उसका उल्टा होता है। ठीक है, इरेब्यूटेबल मतलब कि जो चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना डिस्प्रूव किया जा सकता। ठीक है, इरेब्यूटेबल का मतलब होता है वो चीज़ जो ट्रीट की जाए एज ट्रू, कैन नॉट बी डिस्प्रूव्ड बाय एविडेंस, जो कि ट्रू है बट वो डिस्प्रूव नहीं की जा सकती एविडेंस से। ठीक है, आईपीसी मतलब बीएनएस में एक चीज़ है कि 7 साल से कम का बच्चा, ठीक है, वो क्राइम नहीं कर सकता है। तो 7 साल से कम का बच्चा क्राइम नहीं करता है, आप कोई भी एविडेंस ले आओ तो कोर्ट नहीं मानेगा कि 7 साल के बच्चे ने क्राइम किया है। कुछ भी चीज़ दिखा दो आप, 7 साल से कम बच्चा क्राइम नहीं कर सकता, ऐसा आईपीसी बीएनएस मतलब उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो वंस द लॉ से, जब तक एक बार लॉ कहता है कि ये ट्रू है, तो कोई एविडेंस उसके अगेंस्ट में दिया गया नहीं माना जाएगा। कोई भी एविडेंस उसके अगेंस्ट में नहीं दिया जा सकता बेसिकली। तो एग्जांपल जैसे कुछ लीगल प्रोविजंस है जहाँ पे ए फैक्ट में बी डिक्लेयर्ड कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 116 पढ़ना है, उसमें क्या लिखा गया है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ होता है लेजिटिमेसी का। ठीक है, जैसे कि एक मैन एंड वुमेन लीगली मैरिड है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, लीगली मैरिड है। ठीक है, अब ड्यूरिंग द मैरिज जो बच्चा होगा तो वो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि चाइल्ड लेजिटिमेट चाइल्ड है हस्बैंड का। तो ये बोला गया कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी, जो सेक्शन 116 बताता है किसका, बीएसए का। रेब्यूटेबल इरेब्यूटेबल का अंतर समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, प्रिजम्पशन समझ में आ गया होगा, रेब्यूटेबल इरेब्यूटेबल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। 2 टाइप होते हैं प्रिजम्पशन के। पहला है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, दूसरा है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ को लीगल प्रिजम्पशन या फिर प्रिजम्पशन जूरिस भी बोलते हैं। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट को नेचुरल प्रिजम्पशन या फिर प्रिजम्पशन ह्यूमनिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ वो होते हैं जो एक्सप्रेसली क्रिएट या किए जाते हैं डायरेक्ट बाय लॉ इटसेल्फ। ठीक है, खुद लॉ करता है जिनको क्रिएट। कोर्ट मस्ट अप्लाई देम व्हेन द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द स्टैट्यूट आर मेट। दीज कैन बी रेब्यूटेबल एंड इरेब्यूटेबल। ये रेब्यूटेबल भी हो सकते हैं और इरेब्यूटेबल भी हो सकते हैं। 7 साल से छोटा बच्चा, ठीक है, तो 7 साल से कम का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता, वो कि इरेब्यूटेबल। ठीक है, रेब्यूटेबल नहीं, इरेब्यूटेबल है वो। ठीक है, 7 साल से कम का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता, ऐसा आईपीसी बोलते हैं, मतलब लॉ कहता है। ठीक है, बीएनएस मतलब कि, ठीक है, इनको देख लेना यार, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो 7 साल से कम का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये
क्या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ वो लॉ होते हैं जो एक्सप्रेसली क्रिएट किए जाते हैं, डायरेक्ट किए जाते हैं बाय द लॉ, ठीक है, इटसेल्फ। तो यहाँ पे लॉ में क्या लिखा हुआ है, 7 साल से कम का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता है, आईपीसी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ इरेब्यूटेबल, ठीक है। अब रेब्यूटेबल क्या होगा, रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मतलब कि वो रेब्यूटेबल हो सकता है, वो रेब्यूटेबल हो सकता है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस मान के चलो ए कोर्ट में आया तो इसको प्रिज्यूम करेगा कोर्ट पहले कि ये इनोसेंट है जब तक इसका गिल्ट प्रूव नहीं होता है, ठीक है। अब गिल्ट प्रूव कौन करेगा, ये क्या हुआ, ये हुआ रेब्यूटेबल, मतलब कि जो ये डिस्प्रूव किया जा सकता है, एविडेंस दिखाएगा प्रोसिक्यूशन, और अगर हुआ कि ये, ठीक है, उसके गिल्टी प्रूव किया जा सकता है बेसिकली, ठीक है, ध्यान रखना। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट वो होते हैं विच आर बेस्ड ऑन कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट्स, ह्यूमन कंडक्ट एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ठीक है। कोर्ट में ड्रॉ देम एंड देयर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। ये हमेशा रेब्यूटेबल होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो एक्स ने चोरी किया वाई के घर से, ठीक है, कोई वॉच घड़ी चुरा ली एक्स ने, ठीक है। तो और वो जो घड़ी है ना वो एक्स के पास मिल भी गई, तो यहाँ पे कोर्ट ये मान लेगा कि एक्स ने चोरी किया है, ठीक है। अब एक्स को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने नहीं चोरी किया है, ठीक है, वो कैसे भी करे, बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तरीके के प्रिजम्पशन होते हैं, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट हमेशा रेब्यूटेबल होते हैं, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ रेब्यूटेबल भी होते हैं और इरेब्यूटेबल भी होते हैं। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मे प्रिज्यूम, दूसरा है सेल्फ प्रिज्यूम, तीसरा है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है। तो इनको डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या कहता है मे प्रिज्यूम में, व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम, मतलब कि व्हेन ए लॉ यूजेस द वर्ड मे प्रिज्यूम, इसका मतलब होता है कोर्ट के पास चॉइस है कि वो उस फैक्ट को प्रूव मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, ठीक है। कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम भी कर सकता है ये ट्रू है, या फिर कोर्ट मना भी कर सकता है प्रिज्यूम करने से उसको, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेज ऑफ केस। द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू मेक द प्रिजम्पशन, जहाँ पे मे प्रिज्यूम हो जाता है वहाँ पे कोर्ट बाउंड नहीं होता है कि ये प्रिजम्पशन मानना ही मानना है। कोर्ट के पास हमेशा 2 ऑप्शन होता है, पहला रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, दूसरा कॉल इट फॉर प्रूफ, ठीक है। मतलब कि जब तक ये डिस्प्रूव नहीं होता है तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है फैक्ट को, और बर्डन शिफ्ट हो जाता है दूसरी साइड, ठीक है। वही सेम लेटर वाला एग्जाम्पल है, कोर्ट उसको मान लेगा जब उस पर प्रॉपर एड्रेस वगैरह लिखा होगा कि ये डिलीवर हो चुका है, ठीक है। अगर कोई कह रहा है ये डिलीवर नहीं हुआ है तो ये उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ये डिलीवर नहीं हुआ है, ठीक है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो एक्स ने वाई की गोल्ड चेन चुरा ली, ठीक है। अगले दिन क्या किया, पुलिस गई एक्स के घर और वहां से वो गोल्ड चेन पुलिस ने रिकवर कर ली, ठीक। एक्स ने इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह भी नहीं दी। यहाँ पे इस केस में कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा कि एक्स ही चोर है, ठीक है, या फिर एक्स को पता है कि ये जो उसके पास प्रॉपर्टी है चोरी वाली है, ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस केस में बर्डन शिफ्ट हो जाएगा एक्स पे कि एक्स को प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं चोर नहीं हूँ, ठीक है, मैंने नहीं चुराई है, ठीक है, समझ में आया। ऑप्शन 2 में क्या करेगा, कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट, कोर्ट कहेगा आई विल नॉट प्रिज्यूम, गिव मी एक्चुअल एविडेंस, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, एक्स ने क्या किया, वाई की चैन चुराई है, ठीक है, एक्स के पास वो मिली भी है चैन, तो इसलिए कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा कि भाई हाँ एक्स ने चुराई है, ठीक है। तो इमीडिएटली एक्स क्या करता है, एक्स उसकी परचेज इनवॉइस दिखाता है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट रिसिट वगैरह दिखाता है, सेलर की डिटेल वगैरह दिखाता है, ठीक है। तो कोर्ट कहता है कि यहाँ पे एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो कोर्ट रिफ्यूज करेगा टू ड्रा द प्रिजम्पशन इमीडिएटली, ठीक है। कोर्ट क्या बोलेगा वाई को कि भाई तू एडिशनल एविडेंस वगैरह कुछ दिखा, समझ में आया। तो यहाँ पे कोर्ट के पास एक चॉइस होती है, वो मान भी सकता है फैक्ट को, नहीं भी मान सकता है, बेस्ड अपॉन द सर्कमस्टांसेज एंड एविडेंसेस। कोर्ट कब प्रिज्यूम करता है, व्हेन सर्कमस्टांसेज मेक द प्रिज्यूम्ड फैक्ट लाइकली टू बी ट्रू, व्हेन देयर इज नो स्ट्रॉन्ग रीजन टू डाउट इट, जब वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ही नहीं बचता है डाउट करने का, तो प्रूफ लेना एक इम्प्रैक्टिकल चीज होती है, ठीक है। तो उस केस में कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है। कोर्ट प्रूफ कब मंगाता है, व्हेन देयर आर सर्कमस्टांसेस कास्टिंग डाउट ऑन प्रिज्यूम्ड फैक्ट, ठीक है, वहां पे कोई ऐसी चीज हो रही है जिससे डाउट हो रहा है प्रिज्यूम्ड फैक्ट पे, और सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अनयूजुअल होती है, उस केस में कोर्ट क्या करता है, कोर्ट प्रूफ मंगाता है, ठीक है। दूसरा है सेल्फ प्रिज्यूम, व्हेन इट इज डायरेक्टेड बाय दिस अधिनियम दैट द कोर्ट सेल्फ प्रिज्यूम ए फैक्ट इट सेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड। सेल्फ प्रिज्यूम यहाँ पे यूज होता है तो इसका मतलब होता है कि वो फैक्ट प्रूव मानता है कोर्ट जब तक कोई इसको डिस्प्रूव नहीं करता है, ठीक है, अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। सेल्फ प्रिज्यूम एक रेब्यूटेबल होता है, मतलब कि अगर दूसरा पर्सन एविडेंस वगैरह देता है तो ये रेब्यूटेबल हो जाता है, ठीक है, इरेब्यूटेबल नहीं होता है। इरेब्यूटेबल हमेशा एक चीज होती है, वो है कंक्लूसिव प्रूफ, ठीक है, ये इरेब्यूटेबल होता है, ठीक है। मे प्रिज्यूम और सेल्फ प्रिज्यूम हमेशा रेब्यूटेबल होते हैं। व्हेन इट इज डायरेक्टेड द कोर्ट सेल एज्यूम, डायरेक्टेड का मतलब है लॉ गिव कमांड, सेल का मतलब होता है मैंडेटरी, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन चॉइस वगैरह नहीं होती है। इट सेल रिगार्डेड सच फैक्ट एज प्रूव्ड, वंस द कंडीशन फॉर सेल प्रिज्यूम आर मेट, कोर्ट मस्ट ट्रीट द फैक्ट
फैक्ट एज प्रूव्ड, नो फर्दर एविडेंस इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द प्रिज्यूम्ड फैक्ट। ठीक है, कोर्ट को कोई जरूरत नहीं होती है, कोई भी फर्दर एविडेंस की वहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड, मतलब कि ये क्रिटिकल क्वालिफायर है, सेल्फ प्रिज्यूम रेब्यूटेबल होता है। ठीक है, द पार्टी अगेंस्ट हुम प्रिजम्पशन ऑपरेट्स, उसको डिस्प्रूव कर सकती है। ठीक है, सेम वही बात है, अगर वो सक्सेसफुली उसको डिस्प्रूव करते हैं तो प्रिजम्पशन फॉल हो जाता है, फॉल अवे होता है और फैक्ट को नॉट प्रूव्ड मान लिया जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम में क्या होता है, जो फैक्ट होता है उसको कोर्ट मान लेता है कि हाँ ऐसा है। ठीक है, जब तक वो डिस्प्रूव नहीं होता है। मे प्रिज्यूम में कोर्ट की मर्जी है, मानता भी है नहीं मानता है। ठीक है, दो फैक्ट है, उसको मानता है या नहीं मानता है, कोर्ट की मर्जी है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस एंड द एविडेंस या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, सिंपल सी बात है। इसके ना बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं इस एक्ट में। सबसे पहले सेक्शन 80 BSA का ऑफिशियल गैजेट, अगर डॉक्यूमेंट अपीयर होता है टू बी एन ऑफिशियल गैजेट तो कोर्ट इसको एज्यूम करेगा टू बी जेन्युइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो क्या कहा गया है, क्रिटिकल क्वालिफायर सेल्फ प्रिज्यूम इज रेब्यूटेबल। ठीक है, उसको कोई प्रूव कर सकता है दूसरी पार्टी की ये फेक है, ध्यान रखना। सेक्शन 81 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट्स के बारे में सेम रूल अप्लाई सेक्शन 81 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक ऑफिशियल गैजेट्स जैसे कि पीडीएफ वगैरह होती है। ठीक है, सेम रूल अप्लाई होता है डिजिटल गैजेट्स पे भी। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ना अपीयर होता है टू बी एन ऑफिशियल गैजेट तो कोर्ट उसको प्रिज्यूम कर लेगी कि ये जेन्युइन है। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम की अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरी पार्टी कहेगी कि ये नहीं है तो उसको एविडेंस दिखाएगी, तब जाके ये फैक्ट डिस्प्रूव माना जाएगा, ये फैक्ट डिस्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम समझ में आ रहा होगा अभी आपको। सेक्शन 85 इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट के बारे में बात करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं ऑफ द पार्टी तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी कि ये पार्टी है ना जेन्युइनली उन्होंने साइन किया है इसको। सेक्शन 87 ऑफ द BSA इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, अगर कोई एक इलेक्ट्रॉनिकली सिग्नेचर सर्टिफिकेट है ना जो इश्यू किया जाता है किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि ये जेन्युइन है और वैलिड है। ठीक है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 120, उसमें एक प्रजम्पशन होता है, प्रजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन रेप। द कोर्ट मस्ट स्टार्ट विद द एजम्पशन कि जब रेप वगैरह होता है तो वहां पे कोई कंसेंट नहीं थी लड़की की, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको सेल्फ प्रिज्यूम बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे ना डिटेल में, अभी मैं मीनिंग बता रहा हूँ। बेसिकली बहुत बड़ा एविडेंस है। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसमें सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा जब हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। अभी सेक्शन 2 ही पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ दैट वन फैक्ट रिगार्ड द अनदर एज प्रूफ। ठीक है, अगर लोग कहता है कि एक फैक्ट ऑटोमेटिकली प्रूव करता है दूसरे फैक्ट को, तो जब पहला फैक्ट प्रूव हो जाएगा ना तो कोर्ट उसको ट्रीट करेगा कि सेकंड फैक्ट भी प्रूव हो गया है। समझ में आया? ये एक इरेबुटेबल प्रिजम्पशन होता है लॉ का, ये मैंडेटरी होता है, कोर्ट मस्ट अप्लाई इट। ठीक है, कोर्ट को ये अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इरेबुटेबल होता है, डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता। इट इज द हाईएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ प्रूफ, ये फर्दर इंक्वायरी को इम्पॉसिबल बनाता है उस टाइम पे। सेक्शन 116 क्या कहता है, बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ होता है लेजिटिमेसी का। सिर्फ 116 सेक्शन ही बताता है कंक्लूसिव प्रूफ को BSA में। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट ये है, बेसिक फैक्ट टू प्रूव ए पर्सन वॉज बोर्न ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज, मतलब कि जो एक पर्सन पैदा हुआ है जिसका बर्थ हुआ है ड्यूरिंग ए वैलिड मैरिज या फिर मैरिज खत्म होने के, मैरिज डिसोल्यूशन होने के 280 दिन तक, और मदर ने रीमैरिड नहीं किया, दोबारा शादी नहीं किया, मतलब 1 जनवरी को उनकी मैरिज खत्म हुई थी और उससे 280 दिन के अंदर अंदर किसी भी पर्सन का बर्थ होता है। ठीक है, और मदर अनमैरिड है। ठीक है, उस टाइम तक, तो ये फैक्ट बी को कंक्लूसिवली प्रूव कर देगा कि जो पर्सन है ना वो लेजिटिमेट चाइल्ड है उसके हस्बैंड का। जब फैक्ट ए प्रूव हो जाएगा ना तो फैक्ट बी कंक्लूसिवली प्रूव्ड हो जाएगा, ध्यान रखना। नोबडी कैन प्रोड्यूस एविडेंस सेइंग कि चाइल्ड उसके हस्बैंड का नहीं है, कोई भी वहां पे कुछ मतलब बचता ही नहीं है कि आप क्या करो, आप इस केस में एविडेंस दो कि ये चाइल्ड हस्बैंड का नहीं है। ठीक है, वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन भी दी गई है इसमें। ठीक है, एक्सेप्शन भी होती है इसमें एक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो मालविका है और कोई है रोहन। ठीक है, इन दोनों की शादी हुई है। ठीक है, और इन दोनों का एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखते हैं क्या रखते हैं, इसका नाम रवि। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चा हुआ रवि, यहाँ पे कोर्ट ये कहेगा कि जो रवि है ना वो राहुल का बेटा है। ठीक है, तो ये कंक्लूसिवली प्रूव्ड है। तो कंक्लूसिवली प्रूव कैसे होगा, जब तक ये फैक्ट ए प्रूव हो जाएगा ना, जब तक फैक्ट ए प्रूव होगा, मतलब कि चाइल्ड वॉज बोर्न ड्यूरिंग द मैरिज या फिर 280 दिन के अंदर जब से मैरिज खत्म हुई है, एंड हुई है, डिजोल्व हुई है। ठीक है, तो कोर्ट कंक्लूसिवली प्रिज्यूम कर लेगा कि जो बच्चा है ना वो इसका ही है, जो रवि है ना वो रोहन का है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है। ठीक है, एक एक्सेप्शन दी गई है यहाँ पे, वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे काफ़ी डेप्थ में हो जाएगा बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
द हस्बैंड कैन प्रूव दैट कि उसको अपनी वाइफ का एक्सेस ही नहीं था। हस्बैंड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही हैड नो एक्सेस टू हिज वाइफ व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन कंसीव्ड। मतलब कि हस्बैंड के पास कोई एक्सेस ही नहीं था, मतलब वो अपने वाइफ से दूर था, ठीक है, कोई एक्सेस नहीं था उसके पास, उसकी वाइफ नहीं थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, नो एक्सेस का मतलब क्या है, नो फिजिकल अपॉर्चुनिटी टू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हर वाइफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब आप ये बोलोगे ये कैसे हुआ। मान लो हस्बैंड जेल में ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड व्हेन द चाइल्ड कुड हैव बीन कंसीव्ड, ठीक है, उस एंटायर पीरियड के टाइम पे चाइल्ड जहाँ पे कंसीव हो सकता था, ठीक है, तो उसके पास कोई एक्सेस नहीं था अपनी वाइफ का, ठीक है। दूसरा, हस्बैंड किसी दूसरे कंट्री में है, ठीक है, हस्बैंड वाज लिविंग अब्रॉड एंड नेवर रिटर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है, देयरफॉर उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं था अपनी वाइफ का। परमानेंट इंपोर्टेंस मतलब कि हस्बैंड वाज मेडिकली इनकेपेबल ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, देयरफॉर कंसेप्शन थ्रू हिम वाज इम्पॉसिबल। इन केसेस में लॉ क्या करता है, स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करता है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। देयरफॉर हस्बैंड को प्रूव करना होता है कंप्लीट एब्सेंस एक्सेस, ध्यान रखना इस केस में, नॉट मेरेली क्रिएटेड डाउट, डाउट क्रिएट करने से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, हस्बैंड को प्रूव करना पड़ेगा कि कंप्लीट एब्सेंस था वो उस टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं कंक्लूसिव प्रूफ वाली वीडियो कंप्लीट। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।